अच्छा, तो मैं अब आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले हमें बताना होता है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम कैसे स्पेसिफाई की जाती है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम स्पेसिफाई करने का मतलब पहले समझा दूं आपको कि किसी भी सिस्टम की स्टेट बताने का मतलब ये होता है, या स्पेसिफाई करने का मतलब ये होता है कि अभी तो आपका टाइम हो गया है ना, फिर है टाइम आप लोगों के पास? जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये भी बीच में रिकॉर्ड हो गया होगा। जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। अब मैं मतलब नहीं कहता आपको, बहरहाल ये अब कुछ चीज़ें करनी है आज। स्टेट ऑफ द सिस्टम से मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम हो तो आपको मैंने पहले समझाया हुआ है कि किसी सिस्टम को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। हर सिस्टम को डिस्क्राइब करने का मतलब ये होता है कि उसके जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, जो उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी एक लम्हा या किसी भी लम्हा उस सिस्टम की स्टेट की डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि उस लम्हा उस सिस्टम की तमाम प्रॉपर्टीज़ बता दी जाएं कि फ़लाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू फ़लाँ है, फ़लाँ की वैल्यू फ़लाँ है। एग्जांपल के तौर पे आप ये बता दें कि अगर फ़र्ज़ किया सिंगल पार्टिकल है कि वो सिंगल पार्टिकल फ़लाँ पोजीशन पर है, एक प्रॉपर्टी बता दी। उसकी फ़लाँ वेलोसिटी है, दूसरी प्रॉपर्टी बता दी। उसका फ़लाँ एक्सेलरेशन है, तीसरी प्रॉपर्टी बता दी। उसका फ़लाँ मैस है, चौथी प्रॉपर्टी बता दी। फ़लाँ उसका एंगुलर मोमेंटम है। यानी उसकी जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप बता दें तो हम कहते हैं कि हमने इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर लिया है। इस सिस्टम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी, उसके बारे में बता दिया कि ये अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, या जो इन्फॉर्मेशन हम बता सकते हैं वो हमने कंप्लीट बता दी। इसको कहते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। फिर जब हमने देखा कि क्या हर लम्हा सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ही बतानी पड़ती है या ऐसा नहीं है, तो थ्रू एक्सपीरियंस हमें ये पता चला कि नहीं, सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए एक मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल्स जो है उसकी वैल्यू बताना ज़रूरी होती है। बाकी सारे के सारे वेरिएबल उस मिनिमम सेट ऑफ वेरिएबल से निकल आते हैं। समझ आ गई बात की? तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है और आप उसकी माइक्रो स्टेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो आप उस सिस्टम के हर पार्टिकल की पोजीशन बता दें। क्या बता दें? पोजीशन बता दें। हर पार्टिकल की पोजीशन बता दें, प्लस आप उसके हर पार्टिकल का मोमेंटम बता दें। ठीक है, या फिर आप हर पार्टिकल की पोजीशन बताएं या उसकी वेलोसिटी बता दें। ठीक होगी बात समझ गए कि नहीं? ये है क्लासिकल मैकेनिक्स का जो लास्ट में, अब दरमियान में जो हिस्ट्री है वो मैंने छोड़ दिया कि वो इस बात तक कैसे पहुंचे, इस बात तक कैसे पहुंचे, क्या क्या फार्मूलिज्म थी। लास्ट वाली फार्मूलिज्म जो है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो लास्ट वाली फार्मूलिज्म में ये जो पोजीशन बताई जाती है, ये बताई जाती है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से। किससे बताई जाती है? जिसको हम कहते हैं कि Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn। अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसकी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जिसकी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? जनरलाइज n कोऑर्डिनेट्स। ख्याल रखना है कि मैं अब ये सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल n नहीं कहा, मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n कहा है उसको। अगर फ़र्ज़ किया नंबर ऑफ पार्टिकल n हो, हर पार्टिकल
कि पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें पता है आर पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है। आर पोजीशन वेक्टर जो है वो 3 वेरिएबल से मिलके बनता है। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है कि ये 3 वेरिएबल हैं बुनियादी तौर पे, Q1, Q2, Q3। तो फिर टोटल वेरिएबल कितने हो जाएंगे n पार्टिकल के सिस्टम के लिए? 3n वेरिएबल्स। अब उस 3n वेरिएबल्स को मैं स्मॉल n कह लेता हूं, चलो हमारी डिस्क्रिप्शन कुछ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैं n कैपिटल को छोड़ देता हूं, वहां पे क्या लिख लेता हूं? n स्मॉल। ठीक है, जो भी उसकी तादाद होगी। ये बात समझ गए हो? और उसके करस्पॉन्डिंग कितने होंगे जनरलाइज मोमेंटा? n मोमेंटम होंगे उसके करस्पॉन्डिंग। Q1 के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा उसको मैं P1 कहूँगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास x पोजीशन होती है और उसके करस्पॉन्डिंग Px मोमेंटम होता है। या जो लोग लिख रहे हैं ना वो मेरी बात सुन लें, ये लेक्चर मैं YouTube के अपने चैनल के ऊपर भेज दूंगा, आप दोबारा वहाँ से सुन लीजिए, मेरी बात समझ लें। ठीक है, या ये मैं यहाँ से नोट्स भेज दूंगा, ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात सुन के समझें। अगर कोई बात नहीं समझ आती तो मेरे साथ वापस बात करें कि ये बात समझ नहीं आई। ठीक होगी बात? तो कितने हो गए मोमेंटम वेरिएबल? Pn। और n चूंकि 3n है तो टोटल कितने हो गए? 6n वेरिएबल्स। n ये और n ये, और ये कितने हैं? 3n, और ये कितने हैं? तो टोटल कितने हो गए? 6n वेरिएबल। ये अब किसी भी सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करने का तरीका सिखा रहा हूं, और जो तरीका हमारे लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मौजूद तरीन था वो मैं अब आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं किसी सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करना चाहता हूं तो मुझे अगर ये कहूं कि एट टाइम टी मैंने उसकी स्टेट को स्पेसिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस टाइम पर, उस लम्हा पर क्यू आई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताऊंगा और साथ में पी आई मोमेंटास की वैल्यू बताऊंगा। यानी 3n कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताऊंगा कि ये है, और उस लम्हा के ऊपर 3n मोमेंटम वेरिएबल्स की वैल्यू बताऊंगा कि ये है। तो इसका मतलब है कि मैंने इस सिस्टम की जिसमें n पार्टिकल हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उसकी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी स्टेट को मैंने बता दिया। स्टेट को मैंने क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है ना? अच्छा, अब ये है क्लासिकल मैकेनिक्स में ये तरीका है किसी भी सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करने। कहाँ पे ये तरीका है? क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की बात जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वैलिड है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स से डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, जो वैलिडिटी उसकी है वो वैलिडिटी के एतबार से बात करने के लिए मुझे ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने वैसे बताया हुआ आपको, वैसे फेज स्पेस क्या होती है, फेज स्पेस जो है, और सिस्टम पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना? फेज स्पेस के बारे में मैंने सिंपली आपको बताया था कि हम 2 डायमेंशन में
इस तरफ को जितने भी क्यू आई कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं और जितने भी पी आई कोऑर्डिनेट्स हैं वो इधर लिख लेते हैं, और इनके गिर्द मैंने ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये कितने हैं, n, इस तरफ को कितने, n, इस तरफ को पीज कितने हैं, वो भी n है, क्योंकि हम पेपर के ऊपर सिर्फ 3 डायमेंशन में बना सकते हैं, 3 लाइनें, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, चौथी नहीं बना सकते। इसमें हमने कितनी लाइनें बनानी है, 6n लाइनें बनानी है, 6n लाइनें, ठीक होगी बात। तो वो हम नहीं बना सकते, तो हमने 3n के लिए एक लाइन लगा ली, 3n के लिए 3p के लिए, 3p's के लिए दूसरी लाइन लगा ली बस। अगर मैं यहां पर लिखूंगा इस तरह एक पॉइंट, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ये 2 डायमेंशन में एक पॉइंट होता है और उसके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, इस तरह ये 6n डायमेंशन में एक पॉइंट है, कितनी डायमेंशन में, 6n डायमेंशन में ये एक पॉइंट है जिसके 6n कोऑर्डिनेट्स हैं। यहां पर कितने थे, 2, और ये कितनी डायमेंशन में था, 2 डायमेंशन में। ये जो अब स्पेस मैंने आपके सामने बनाई है ये कितनी डायमेंशन में है, 6n डायमेंशन में। तो 3n होंगे क्यू आईज और 3n होंगे पी आईज, ठीक है। अब इसको कहेंगे सिस्टम पॉइंट, क्या कहेंगे, सिस्टम पॉइंट, ठीक है। अगर मैं एक पार्टिकल ले लूं और वो 1 डायमेंशन में मूव कर सकता हो, एक पार्टिकल ले लूं और वो 1 डायमेंशन में मूव कर सकता हो, तो अगर वो पार्टिकल यहां पर है तो उसका एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो 1 डायमेंशन में मूव कर सकता है, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी, एक ही पार्टिकल है। और दूसरा क्या होगा, इसका मोमेंटम भी p1 होगा। हाँ वो ना, 1 मिनट यार, 1 मिनट प्रोफेसर साहब, 1 मिनट सब्र करो ज़रा।